हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने कैंसिलेशन लॉ के बारे में पढ़ा था। ठीक, व्हाट इज द कैंसिलेशन लॉ एंड देयर इज अ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। सो आज हम कुछ एक एग्जांपल्स करेंगे। रिमार्क्स में हमने ये पढ़ा था कि जो a इंटू बी इक्वल टू सी इंटू है may not imply b equal to c. Okay, and second is in a semi group the cancellation law may not hold. So इसके कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं, देन यू गेट द आइडिया कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक सेट ऑफ all 2 cross 2 matrices over integer is a semi group under multiplication. Under multiplication. So I hope you will understand this कि under multiplication ये 2 क्रॉस 2 जो होगा ये सेमी ग्रुप होगा। ठीक, और सेमी ग्रुप में इनवर्स का बात नहीं होता। ठीक, आपको सेमी ग्रुप का पता है कि उसमें क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी की बात करते हैं हम। सो अगर इस सेमी ग्रुप है और इसमें से अगर हम इसी एलिमेंट ले लेता हूँ, मैं एक ए ले लेता हूँ, एक ले लिया 1 0 0 0 1 0 0। ठीक, और बी ले लिया मैंने 0 0 0 1 एंड सी मैं ले लिया यहाँ पे 0 0 1 0। ठीक, तो क्लियरली इस तीनों के तीनों एलिमेंट जो है वो इस 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं और इनकी जो एंट्रीज है वो इंटीजर्स हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हम a इंटू बी और a इंटू सी करें तो वो इक्वल आ रही है। ठीक है, अगर a और b का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनेगा a इंटू दिस वन, सो यहाँ पे 0 आ जाएगा एंट्री, और इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। ठीक, और अगर a इंटू सी की चेक करें तो a इंटू सी, so this into this will be 0 and this into this is also 0 and this entry this and this, so it is also 0, this and last one is 0, so clearly they are equal. But अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो अगर हम कैंसिलेशन लॉ की बात करें तो v और c इक्वल होना चाहिए अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करें। बट अगर हम देखें बी और सी तो सेम नहीं है क्योंकि ये मैट्रिक्स इसके सेम नहीं है। ठीक, तो इट मीन दैट क्लियर सी बात होगी कि ये सेमी ग्रुप है तो इसमें ये कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक, तो दिस इज क्लियर कि सेमी ग्रुप में ये जो लॉ है कैंसिलेशन लॉ ये होल्ड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता क्योंकि हियर इज मे नॉट। ठीक है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया सेमी ग्रुप का जिसमें ये कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं कर रहा है। अगर एक अब आपको मैं ग्रुप एक और एग्जांपल बताता हूँ जिसमें वो सेमी ग्रुप होगा लेकिन ग्रुप
सेमी ग्रुप होगा और साथ में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करे। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, set n is an abelian n for natural numbers, है ना, सेमी ग्रुप अंडर addition. Okay, so you see we know कि हम कोई भी 3 नेचुरल नंबर लें, अगर लेट ए बी सी, अगर 3 नेचुरल नंबर लेता हूं मैं, तो डेफिनेटली a plus b equal to a plus c implies b equal to c। ठीक, तो क्लियर सी बात है कि यहाँ पे ये सिस्टम सेमी ग्रुप है लेकिन कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। ठीक, तो इसमें कैसे होल्ड करेगा, आप कोई भी 3 नंबर ले लो, जैसे आपने 2 ले लिया, एक 3 ले लिया और एक हमने 5 ले लिया। सपोज अगर हम 2 + 3 करें और 2 + 5 करें तो डेफिनेटली ये 8 होगा। ठीक है, बट just a minute, this is अगर a + b और b + c इक्वल होना चाहिए, 8 का इक्वल आना चाहिए। जस्ट अ मिनट, अगर हमारे पास नंबर थोड़ा ढंग से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, हम अगर यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, 5 ले लिया b और c ले लिया हमने 7, तो इसमें डेफिनेटली हमारा b और c सेम होना चाहिए, तो b डिफरेंट तो हो नहीं सकता। तो अगर a की वैल्यू हम 2 लेते हैं, b की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं और c की वैल्यू अगर हम एनी हाउ, चलो 5 या 5 ले लेते हैं या 7 ले लिए, अगर इनको हम ऐड करें तो हमारे पास बनेगा a + b बनेगा हमारे पास 7। ठीक है, a + b बन जाएगा 7 और उसी तरह से a + c बन जाएगा हमारे पास 9। तो डेफिनेटली दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, दे आर नॉट इक्वल। इक्वल तभी होंगे जब b और c बराबर होगा। ठीक है, तो इट मीन दैट जब भी यहाँ पे होल्ड करेगा रिजल्ट, तो अगर हमने a अगर 2 लिया तो हमें कहीं ना कहीं b की वैल्यू और c की वैल्यू सेम लेनी पड़ेगी, तभी ये होल्ड करेगा। b और c हमें सेम रखना पड़ेगा, तभी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। जैसे 2 + 5 और 2 + 5 तभी होल्ड करेगा, अदरवाइज ये होल्ड ही नहीं करेगा नंबर्स। ठीक है, अदरवाइज इक्वल नहीं हुआ। यहाँ पे मैट्रिक्स में होल्ड कर जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पे a और b का इक्वल होना जरूरी नहीं है, फिर भी ये इक्वल हो गई। गॉट माय पॉइंट। तो अगर हम डिफरेंट लेंगे तो ये इक्वल कभी नहीं आएंगे। अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ये इक्वल है, वी क्लेमिंग दिस a + b इज इक्वल टू a + c, तो डेफिनेटली ये रिजल्ट तभी होल्ड करेगा जब b और c भी बराबर हो। तो हमने ये 2 एग्जांपल कर लिए यहाँ पे कि अगर सेमी ग्रुप है तो यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं कर रहा था, और यहाँ पे सेमी ग्रुप था और इसमें कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड कर रहा था। ठीक, सो दिस रिमार्क्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कि सेमी ग्रुप में द कैंसिलेशन लॉ मे नॉट होल्ड, ठीक है, होल्ड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. In fact, it is a theorem, and student, is a very very important theorem. And theorem is any finite semi group in which both cancellation laws hold is a group. Now come to the proof. So you see, so how is important, both cancellation law अगर hold करें और जो हमारा finite होना चाहिए सेमी ग्रुप, और कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर जाए दोनों, तो वो ग्रुप बनता है. तो इसका देखिए प्रूफ देखते हैं. सबसे पहले मैंने मान लिया लेट एस वी फाइनाइट सेमी ग्रुप and in which both cancellation law holds. Got it? Cancellation laws holds. तो मान लेते हैं कि अगर फाइनाइट है तो एस में एलिमेंट मान लिए मैंने A1 A2 A3 सो ऑन. सो मैंने इसमें n एलिमेंट मान लिए. ठीक, कीप इन माइंड इट इज सेमी ग्रुप. ठीक है, अगर ये सेमी ग्रुप है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लोजर होल्ड करेगी और एज वेल एज एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी. अब सुनना, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, कि अगर मैंने एक एलिमेंट लेता हूँ, कंसीडर ए एलिमेंट एनी ए आई बिलोंग्स टू एस. कोई एलिमेंट ले लिया मैंने एस से, आई की जगह मैं एल लेता हूँ यहाँ पे. कंसीडर एल, एस से एलिमेंट लिया और मैंने क्या किया, इन एलिमेंट्स को एल से मल्टीप्लाई किया, बट एल से मल्टीप्लिकेशन करी मैंने लेफ्ट से, राइट से. तो इट मीन दैट व्हाट आई गेट 1 A1 AL A2 AL so on, so AN AL. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज दैट कि ये जो नए एलिमेंट्स आए क्या ये एस में होंगे? अगर स्टूडेंट ये आपका सेमी ग्रुप है एस और यहाँ से ही हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं और उससे ही हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा कि ये जो एलिमेंट्स होंगे वो भी एस के ही एलिमेंट होंगे. क्यों? अगर ये एस के एलिमेंट ना हो तो इसका मतलब फिर ये क्लोजर तो होगी नहीं, इसमें क्लोजर होल्ड ही नहीं करेगी. व्हाट माय पॉइंट? तो ये सारे के सारे एलिमेंट एक तो साथ में डिस्टिंक्ट होंगे. अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? स्टूडेंट्स देखो, अगर ये एल एलिमेंट लिया हमने, ऐसे ही लिया, और इस एलिमेंट से हमने एल को ही मल्टीप्लाई, एल से ही उस एलिमेंट से इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर, तो डेफिनेटली एक बीच में एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी, वहां पे होगा ए एल इंटू ए एल, क्योंकि ए एल भी इन एलिमेंट से कोई ना कोई होगा ना. तो इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं आपका ये जो सबस्क्रिप्ट चल रही है A1 A2, कहीं ना कहीं ए एल इंटू ए एल भी बनेगा. गॉट माय पॉइंट? क्योंकि ये ए एल भी यही इन एलिमेंट में से कहीं ना कहीं से हमने लिया हुआ है.
तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग जितने एलिमेंट मिलेंगे, कितने एलिमेंट होंगे, ये एलिमेंट भी n नहीं होंगे और यही होंगे। हो सकता है कि इनका ऑर्डर चेंज हो जाए, हो सकता है कि ये A2AL जो हो सकता है कि A3 बन जाए, हो सकता है कि ये वाली जो टर्म है ये हो सकता है A2 बन जाए। ठीक, तो इस बात को अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं, सो मैं आई कैन राइट कि दीज आर ऑल डिस्टिंक्ट। एक तो ये डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। और डिस्टिंक्ट क्यों होंगे, अगर इसको हम चेक करना चाहें हम, फॉर इंस्टांस मैं ले लेता हूँ कि इक्वल है। मैंने ले लिया कि मैंने मान लिया कि लेट AI AL जो है वो AJ AL के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे I और J जो है डेफिनेटली इक्वल नहीं होंगे, ठीक। और दोनों के दोनों जो होंगे वो 1 से और n के बीच में होंगे, ठीक। तो डेफिनेटली ये एलिमेंट आपके यहाँ से हैं तो कैंसिलेशन लॉग लग जाएगा, और कैंसिलेशन लॉ से फिर वापस हमारे पास क्या आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमने तो माना था कि अलग अलग थी तो सेम ही आ गए। इट मीन्स दैट ये डिस्टिंक्ट होंगे ही होंगे। क्लियर, तो ये डिफरेंट हो ही नहीं सकते। आई और जे हमने डिफरेंट माने, डिफरेंट मान के अगर हम इक्वल कर रहे हैं तो ये वापस सब बाद में हमें क्या मिलती है कि डिफरेंट नहीं थे, इक्वल ही थे। इट मीन दैट डेफिनेटली दे विल बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ओके, सो नाउ इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 है और ये जो 2 है, the hence elements in 2 are all the elements in 1, और सेम होंगे, और साथ में हो सकता है कि इनका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट हो इन पॉसिबली सम अदर ऑर्डर, ठीक। ऑर्डर इनका डिफरेंट हो सकता है। नाउ इसका मतलब हुआ कि सो गिवन एनी, कोई भी एलिमेंट में अगर AI ले लिया मान लो S से, और वहां पे एक एलिमेंट और एग्जिस्ट करेगा AJS से, और किस तरह से होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस AJ को राइट साइड से L से मल्टीप्लाई होगा और ये AI के बराबर बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट में सभी में क्या है, मल्टीप्लिकेशन हुई है L से, और कहां से हुई है, राइट हैंड साइड से। इट मीन्स दैट कोई भी एलिमेंट अगर S से लेंगे तो वहां पे एक डिफरेंट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक। डिफरेंट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा AJ, तो जब AJ को मल्टीप्लाई होगा AL से तो वो AI के बराबर बनेगा, ठीक। क्योंकि हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट में कोई फर्क नहीं है, सेम ही है, बट ऑर्डर अलग अलग होगा। ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि A1 जो है वो A1 AL के बराबर होगा, ठीक है। व्हाट माय पॉइंट, ये A2 इसके बराबर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब AL आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो वो तो हमें पता ही नहीं है अभी तक। गॉट माय पॉइंट। तो कोई भी अगर एलिमेंट लेते हैं तो दो एलिमेंट, एक एलिमेंट के लिए एक और एलिमेंट लेना पड़ेगा, एग्जिस्ट करेगा करेगा, उस एलिमेंट को जब हम L से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो AI जनरेट कर देगा, ठीक। सो इसको हम नंबर 3 दे देते हैं, नंबर 3 हम यूज करेंगे इसको बाद में। सो इसका मतलब एक पर्टिकुलर केस यहाँ पे ये बन गया कि अगर देखो स्टार्टिंग में हमने AL लिया था, ठीक। सो वी कैन राइट इन पर्टिकुलर
particular, there exists some AK in S such that AL को, देखिए AL भी आपका एल्स का एलिमेंट है ना, देखो AL हमने S से लिया था, ठीक, यहां से लिया था, इसका मतलब पर्टिकुलरली अगर हम L की बात करें तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई S से एलिमेंट होगा। AK को जब हम L से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के, सो AL ही बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? डेफिनेटली वहां पे एलिमेंट आएगा ही आएगा, ठीक। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि AL ना बने, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट जो है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट है, ये कैसे बनेंगे? ये इनमें से ही किसी न किसी से एक से बनेगा एलिमेंट, ठीक। और इन एलिमेंट में हर एलिमेंट के राइट हैंड साइड में AL लगा हुआ है, ठीक। इट मीन्स दैट अगर हम AL की बात बोलें कि AL कैसे बनेगा, तो AL के लिए क्या होगा? बनेगा तो इसी में से कोई ना कोई, और इनमें से हर एलिमेंट के लेफ्ट में जो है वो, राइट में जो है वो AL है। तो राइट में तो AL लिख दिया, तो यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट होगा, वो हमने मान लिया कि वो AK है, ठीक। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा इसको दिमाग लगाएं तो इससे ये चीज यहाँ पे प्रूव हो रही है, यू कैन से, कि आपका ये AK है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इसका मतलब, क्योंकि AK को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं AL को, तो AL ही वापस आ गया। तो एक तरह से ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। और कैसा लेफ्ट एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ? ये लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ठीक। सो कीप इन माइंड दिस आल्सो। देन यू सी, ये तो पर्टिकुलर एक नंबर के लिए L के लिए हमने करा। देन हम अगर AI की बात करें, AI AL, जब देखते हैं AL से मल्टीप्लाई करा, अब हम यहाँ पे AL की वैल्यू पुट कर देते हैं। AL हमारे पास बना AK AL, सो वी कैन राइट AI AK, एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं, एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी इसमें S में, क्योंकि ये सेमी ग्रुप है, ठीक। अब इन दोनों में हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा दें, तो वाई नॉट ए लेफ्ट, राइट, क्योंकि L राइट में है, राइट कैंसिलेशन लॉ, what we get AI is equal to AI AK। अब देखो ये तो आपका रिजल्ट जो ऊपर था, ये एलिमेंट था पर्टिकुलर, क्योंकि फिक्स नंबर था AL। अब यहाँ पे देखो, अब ये तो सभी I के लिए हुआ, दिस इज वैलिड फॉर ऑल आईज। कितने I है? 1 से लेके N तक। और किसी भी एलिमेंट को अगर हम AK के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो एलिमेंट वापस आ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि AK जो है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड करेगा, क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर एक नंबर के लिए हो रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मर्जी एलिमेंट हम ऐसे ले, उसको एक के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वापस एलिमेंट, तो AI मल्टीप्लाई किया तो AI आएगा। बट मीन कि अगर हम A1 को AK से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A1 आ रहा है, A2 से AK को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A2 आ रहा है। इट मीन्स दैट AK जो हुआ वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। और कैसा आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ? लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, नॉट लेफ्ट, सॉरी, राइट में लगा, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ फॉर S। गॉट इट? क्योंकि यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर केस था, लेकिन नाउ इट इज वैलिड फॉर ऑल। तो अब हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ S। गॉट इट? अब देखिए, सारी जो ऊपर हमने होल्ड किया कि पहले हमने
इस एक एलिमेंट एस से लिया, फिर हमने इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने ये इसका तो कोई इशू नहीं है, जस्ट हमने यूनिकनेस चेक करी। फिर हमने देखा कि एलिमेंट डेफिनेटली सेम होना चाहिए बिकॉज ऑफ क्लोजर। तो क्लोजर है तो इसका मतलब हर एलिमेंट जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ एल लिखा जाएगा। गॉट इट? तो एल लिखा गया तो डेफिनेटली इसका मतलब जो एल है वो भी इन टर्म्स ऑफ एल लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक नंबर ए के ले लिया। फिर हमने चेक, जब हमने इसको ए आई के साथ ए एल को मल्टीप्लाई किया तो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पे जो नंबर एग्जिस्ट करा ए के, वो इस एस के लिए राइट आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करना शुरू कर दिया। तो सेम अगर हम जब ए एल से हमने मल्टीप्लाई किया लेफ्ट में, तो अब हम ए एल से मल्टीप्लाई राइट से कर सकते हैं। ठीक, तो वी कैन से सिमिलरली considering the elements A L A1 A L A2 A L A3 so on so A L A N। तो सेम चीज हमने अब इसको ऑर्डर में लिख दिया एंड यूजिंग लेफ्ट कैंसलेशन लॉ वी कैन फाइंड। अब यहाँ पे क्या फाइंड किया हमने? ए के फाइंड किया, ठीक है, और ए के जो है वो राइट आइडेंटिटी एलिमेंट बना। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ पे हम डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं। वी कैन फाइंड एन एलिमेंट 80, ठीक है, 80 ले लिया और सच दैट किसी भी एलिमेंट को अगर हम 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 80 डेफिनेटली ऑलवेज कहाँ किस साइड आएगा? लेफ्ट साइड आएगा। ए से मल्टीप्लाई करें तो वापस मुड़ के ए आई ही आएगा फॉर ऑल आई। जैसे ये रिजल्ट हमारा होल्ड करा, ये रिजल्ट भी होल्ड करेगा। तो इट मीन दैट यहाँ पे हमारा जो 80 है वो एक तरह से लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया एस के लिए। ठीक, नाउ अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स को क्लब करें देन वी गेट, हमारे पास दो एलिमेंट आए, एक 80 आया और एक आया ए के। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम मानते हैं कि ये हमारा राइट आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसका मतलब यहाँ से हमें हमारे पास क्या आना चाहिए? 80 आना चाहिए। ठीक, क्योंकि जब भी ए के राइट में लग रहा है तो एलिमेंट जो इसके लेफ्ट में है वही एलिमेंट वापस आ जा रहा है। ठीक, और सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ से, इसको देखें, इसका मतलब है कि जब भी जो भी 80 एलिमेंट जिसके भी लेफ्ट में लग रहा है वही एलिमेंट वापस आ जा रहा है। ठीक, तो यहां से इट मीन दैट ए के आना चाहिए। तो यहां से क्या कंक्लूड हुआ? यहां से ये कंक्लूड हुआ कि ए के और 80 जो होगा वो बराबर होगा। एक तरह से क्या हो गया, ये लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी बराबर हो गई। गॉट माई पॉइंट? सो one more point is कि it means that a के ए आई फॉर ऑल के लिए इज इक्वल टू ए आई आएगा और ए आई ए के भी आई आएगा। इट मीन दैट ए के चाहे लेफ्ट में लगे चाहे राइट में लगे। क्यों? क्योंकि अब हम ए टी को ए के लिख सकते हैं। तो इन दोनों को क्लब करके ये चीज ये भी बन गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे टी को के पुट कर दें, क्योंकि ए के आपका ए टी के बराबर आ गया, तो यहाँ पे बन गया ए के ए आई इज इक्वल टू ए आई।
ठीक, और ये रिजल्ट तो क्लियर है, AI इज इक्वल टू AI AK. So it means that now we can say कि this result is hold for all I. So it means that AK is identity element. Therefore AK is equal to E बोल देते हैं हम इसको, say identity element of S. Got my point? अब हम बात करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात हो गई. सो नाउ अगर हम देखो, इसका मतलब हो गया इक्वेशन 3 में हम देखें, you can see, you can write कि in equation 3 just wait, taking I equal to K in 3, we can say that there exists AM such that AK is equal to AM AL. ठीक है, हमने I को AK पुट कर दिया और इक्वेशन 3 को आप चेक कर सकते हो. देखो यहाँ पे I को हमने K पुट कर दिया और देयर एग्जिस्ट J को हमने जहाँ पे J लिया था वहां पे M ले लिया और इसको तो हमने आइडेंटिटी मान लिया. सो इज इक्वल टू E. तो नाउ यू सी, अब हम बात कर रहे हैं कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बाद इक्वल आ गया. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब इनवर्स की बात हो जाएगी यहाँ पे. व्हाट माय पॉइंट? सो इन सिमिलर फैशन while considering A L A1 AL A2 so and so AL AN, क्योंकि A3 तो आपका जब हमने AN से AL से राइट में मल्टीप्लाई किया तब आया था. तो सिमिलर अगर ये कंसीडर करें तो व्हाट वी फाइंड, वी कैन फाइंड एन एलिमेंट यहाँ पे डिफरेंट लेते हैं, AU ले लेते हैं. AU जहाँ पे यहाँ पे AM था, यहाँ पे हमने AU ले लिया सच दैट AL AU इज इक्वल टू E. ठीक, सो देन हम दोनों को अगर कंबाइन कर लें तो वी कैन से AU को हम लिख सकते हैं E इंटू AU. एम आई राइट? क्लियर? और E को हम लिख सकते हैं AM AL यहां से. गॉट इट? इंटू AU और यहाँ पे AM AL AU. ठीक, और AL AU जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है. सो फर्दर वी कैन राइट AM E and that is equal to M. तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि AU जो है वो AM के बराबर है. तो इनफैक्ट यू कैन से कि ये L का AL का AM जो था वो लेफ्ट इनवर्स था. और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो AU था वो AL का राइट इनवर्स है.
ठीक है, क्योंकि ए यू राइट में मल्टीप्लाई हो रहा है ए एल के, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, और यहाँ पे ए एम जो है वो ए एल के लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और आइडेंटिटी एलिमेंट आया। इसका मतलब ए एम इज लेफ्ट एलिमेंट ऑफ ए एल एंड ए यू इज राइट इनवर्स ऑफ ए एल। गॉट इट। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि राइट इनवर्स और लेफ्ट इनवर्स जो है वो सेम है। ठीक, सो इट मीन दैट यहाँ पे हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, सो वी कैन राइट एंड आल्सो ए एम ए एल इज इक्वल टू ई या ए एल ए एम, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए तो हम यहाँ से दो ये चीज हम लिख सकते हैं, चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो ए एम, चाहे राइट से मल्टीप्लाई हो, आइडेंटिटी ही आएगा। इट मीन्स दैट इनवर्स ऑफ ए एल इज इक्वल टू ए एम। ठीक, तो कैसे इनवर्स एग्जिस्ट करा, देखो हमने ये एक एलिमेंट लिया था, देखो ये एलिमेंट लेके लिया था हमने एल एस से। ठीक, इसका हमने इनवर्स प्रूव कर दिया, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसी तरह से हम डिफरेंट एलिमेंट लेंगे क्योंकि एल तो आर्बिट्रेरी है, उसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट लेते चलेंगे तो सभी का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। और इसी से हमने आइडेंटिटी एलिमेंट भी आइडेंटिफाई करा कि आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी कर दिया, इनवर्स भी कर दिया, तो इट मीन दैट नाउ इज ए ग्रुप, क्योंकि सेमी ग्रुप तो पहले ही था। ठीक, सो देयरफॉर every element of S has its inverse in S। ठीक, क्योंकि जो इनवर्स है वो भी तो M है, वो भी आपका S से ही आया। सो therefore hence number 1 A B C is equal to A B into C for all A comma B comma C S because of S is सेमी ग्रुप, तो ये सेमी ग्रुप की वजह से आ गया। और नंबर 2 बिकॉज ऑफ हमने जो प्रूव करा आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, सो देयर एग्जिस्ट E belongs to S such that AE is equal to A and E is equal to A for all A belongs to S। तो ये हमने प्रूव करा है belongs to S। and third is ये भी प्रूव करा for A belongs to S there exists A inverse belongs to S such that A into A inverse equal to E या E inverse A, so that implies S is a group। So student, this is beautiful result, and if you crack this, I think this is the turning point of your learning। अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं व्हाट वी आर डूइंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे फिनाइटनेस, फिनाइट होना चाहिए, फिनाइटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तभी जाके ये हो सकता है, अदरवाइज होल्ड। तो ये जो एग्जांपल करा, इट मीन दैट देखिए एग्जांपल करा, तो इसमें अगर लेफ्ट राइट जिस भी एलिमेंट में लेफ्ट राइट एग्जिस्ट करेगा तो वो ग्रुप हो जाएगा, बट दिस इज नॉट ए ग्रुप। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो n है वो इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट होना चाहिए। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट को होल्ड करेगा, राइट भी होल्ड करेगा। गॉट माय पॉइंट। बट ये सेमी ग्रुप, ये जो सेमी ग्रुप है ये ग्रुप नहीं हो सकता है, n इज नॉट ए ग्रुप। ठीक है, तो कारण क्या है इसमें और इसमें, क्या कारण है, फाइनाइटनेस। तो फाइनाइटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज again very important if you go through this। one more result, and
you can see, and this is theorem, a finite semi group G is a group implied and implied by G satisfies both cancellation law. Both cancellation law ठीक. What this mean? It mean that जो हमने theorem करा, converse of above theorem is also true. ठीक. So प्रूफ तो हम इसका नहीं करेंगे, प्रूफ करना तो ये से रेपिटेशन होगी सारा ये. तो इट मीन दैट ये जो थ्योरम है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेमी ग्रुप अगर फाइनाइट सेमी ग्रुप है बोथ कैंसलेशन लॉ होल्ड करके तो ग्रुप होगा. सो दिस इज बोथ वे ट्रू. ठीक है. सेमी ग्रुप में अगर बोथ होल्ड करें तो वो डेफिनेटली फाइनाइट होगा, है ना. फाइनाइटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइनाइट सेमी ग्रुप है और वो दोनों कैंसलेशन लॉ होल्ड कर रहे हैं तो वो ग्रुप होगा. और अगर इफिनाइट सेमी ग्रुप जी ग्रुप है तो डेफिनेटली वो दोनों कैंसलेशन लॉ होल्ड हो रहे हैं उसमें. ठीक. तो ये तो एग्जांपल हमने कोट कर लिया पीछे वाला कि एन जो था वो हमारा इनफाइनाइट ग्रुप था, सेमी ग्रुप था, तो वो विद कैंसलेशन लॉ होल्ड कर रहे थे बट इट इज नॉट ए ग्रुप. सो दिस इज वेरी unique one. So one more theorem is very very important, other one, and this theorem is कि हमारे पास अगर so students next theorem is G given A and B in a group G. दो एलिमेंट ले लिए हमने A और B G में है. The equation AX is equal to B and Y is equal to A, Y into A equal to B have unique solution for X and Y in G. You see, clear, since अगर हम A के साथ A इनवर्स B को प्रोडक्ट करें तो डेफिनेटली हम यहाँ पे एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं. And it is nothing but E into B and it is equal to B. So यहाँ से क्लियर सी बात है कि X is equal to A inverse B is a solution of AX equal to B in G. ठीक. एंड सिमिलरली इसमें अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो वी कैन से सिमिलरली y is equal to V A inverse is a solution of the equation y into A is equal to B. ठीक. अब एक पार्ट बचता है इसका यूनिकनेस. तो स्टूडेंट्स ये ग्रुप है तो ग्रुप में डेफिनेटली कैंसलेशन लॉ होल्ड करेंगे. ठीक. सो इजीली वी कैन prove that the solutions of these equations are unique. So simply we can write the
uniqueness of the solution follows from cancellation law in G. ठीक, क्योंकि G ग्रुप है तो ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा. So students, that's all for today's lecture. तो बेसिकली हमने एक आज कैंसिलेशन लॉ के ऊपर जो भी पिछले लेक्चर का पार्ट बचता था वो कंप्लीट करा हमने. सो नेक्स्ट वीडियो में हम सब ग्रुप की कुछ थ्योरम्स करेंगे कि कोई सी नॉन एम्प्टी सबसेट अगर हम ग्रुप का लेते हैं तो वो कब किस कंडीशन के तहत वो सब ग्रुप होना चाहिए या ग्रुप होना चाहिए कौन से, क्योंकि सब ग्रुप इटसेल्फ एक ग्रुप होता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.